Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings एक उड़ान। So let's make it together. वेलकम टू विंग्स एक उड़ान एवरीवन। दोस्तों आज फिर से हम आए हैं लेके कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज मॉनेटरी पॉलिसी और रोल ऑफ आरबीआई पे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एमसीक्यू आपके नॉलेज का असली में परख है और अल्टीमेटली एग्जाम में भी आपको एमसीक्यू ही आएंगे। तो जो आपके सवाल सॉल्व नहीं हो रहे तो मैटर नहीं करता फिर आपने कितनी रिवीजन की है, कितने अच्छे से टॉपिक समझा है। इसीलिए एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां भी हम करवा रहे हैं, किसी और सोर्स से भी करिए, बाकी चैनल से भी देखिए, जितने ज्यादा हो सके उतना अपने होराइजन्स को वाइडन करिए, उतने ज्यादा आप एमसीक्यू करिए। दोस्तों साथ ही साथ थोड़े वीडियोस में थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन रहेगा। रणधीर सर उनकी पूरी फैमिली जो है कोरोना पॉजिटिव है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर द फैमिली टू कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और बाकी भी हमारे कुछ स्टाफ में कुछ पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए वी होप दैट यू विल बी एबल टू स्पेयर अस फॉर दिस एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा इश्यूज रहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश पूरी कि जितना हो सके उतने वीडियोस अब तक पहुंचते रहें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। एमसीक्यू है बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू। आपको याद होगा हमने मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंट किस्म की जो है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स की बात की थी। यहां पर भी ये पूछ रहा है कि जो बैंक रेट है जो कि क्वांटिटेटिव टूल है वो किसको लोन देने के लिए आरबीआई इस्तेमाल करता है। ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बी कमर्शियल बैंक, सी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, डी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों पहली बात तो आपको मैंने पहले भी बताया, आरबीआई बैंकर्स बैंक है और गवर्नमेंट्स बैंकर है। वहां पर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन सेक्टर या फिर कमर्शियल, ये जो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली अकाउंट नहीं खोल सकते। जो आपका आरबीआई बैंक रेट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को। जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए तो किस रेट पे वो लेंगे, या तो रेपो रेट पे या तो बैंक रेट पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी दी आंसर। साथ साथ में आप भी जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। इससे इंश्योर होगा कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूसेस देयर विल बी। कह रहा है कि जब मनी की सप्लाई किसी इकोनॉमी में बढ़ रही है और एट द सेम टाइम डिमांड भी क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या होगा, देयर विल बी अ फॉल इन लेवल ऑफ प्राइसेस, अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड। दोस्तों यहां पर बात रखने की बात यह है कि देखो सप्लाई ऑफ मनी तो समझ में आ गया कि मनी सप्लाई कम हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है आरबीआई। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिमांड फॉर मनी रिड्यूस होने का क्या मतलब है। अगर आपकी मनी की डिमांड, इसका मतलब क्या है, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहां से लेते हो, बैंक से लेते हो कि नहीं लेते हो। तो बैंक से लेते हो, जितना ज्यादा लोग बैंक से कोई चीज मनी डिमांड कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होती है उसकी प्राइसेस भी वैसे ही बढ़ जाती हैं। अगर हम यहां ड्रॉ करें वो कर्व सप्लाई और डिमांड वाला, जहां पर सप्लाई कर्व ये थी और डिमांड कर्व ये थी, ये हम इमेजिन करते हैं कि ये जो कर्व है दिस इज फॉर डिमांड ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी। तो इनने कहा कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज्ड। अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गया तो याद करो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व ने क्या किया था, जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है इसका मतलब कि उसकी सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट करेगी, राइट शिफ्ट करेगी। तो सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट कर गई और कह रहे हैं कि डिमांड भी घट गई। तो डिमांड अगर घटती है तो किस तरह डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी, मनी की डिमांड घट गई यानी लोग कम लोन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगी। तो लेफ्ट शिफ्ट करती है। तो आप देखिए एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या है, कम है। तो यानी जो आपका पैसा लेने का जो आपको वो लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, वो कम हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड भी घट गई। अगर आप बैंक्स चाहते हैं कि ज्यादा लोग लोन लें तो उनको सस्ता इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा। तो या तो प्राइजेस, यहां पर इसने क्लियर नहीं किया कि किसकी प्राइसेस की बात कर रहा है। अगर सप्लाई मनी की बढ़ जाती है, डिमांड घट जाती है, तो क्या लेवल प्राइस पे फर्क पड़ेगा, यानी जनरल प्राइस लेवल पे, चीजों की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। डिपेंड करता है कि लोग लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसमें तो क्लियर नहीं किया। अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने देख लिया कि अगर पैसा ज्यादा है मार्केट में और लोगों की डिमांड भी कम हो गई है तो लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ाने के लिए आपको और भी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करने पड़ेंगे, और भी कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके लोग दोबारा बैंक से पैसा लेंगे। समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तब इंक्रीज होगा जब सप्लाई कम हो जाए या फिर डिमांड बढ़ जाए। किसी भी चीज की डिमांड जब बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा कम हो जाती है, सप्लाई कम होती है, उस केस में अगर हम जो है आपका इक्विलिब्रियम का ड्रॉ करते तो वहां समझ में आ जाएगा कि उस चीज की डिमांड
अगर किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ जाती है या सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। सही बात है। आओ उसको भी देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं किसी चीज की प्राइस जो है, किसी चीज की प्राइस डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने का मतलब डिमांड कर कहां शिफ्ट करेगी, राइट शिफ्ट करेगी, और सप्लाई घटने का मतलब सप्लाई कर कहां शिफ्ट करेगी, लेफ्ट शिफ्ट करेगी। तो यहां पर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां था, यहां था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर चला गया, यानी अब पैसा लेना महंगा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज्ड एंड डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज्ड, उस केस में आंसर ये होता एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात, क्लियर है। जब भी डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन आए, डिमांड सप्लाई कर जरूर ड्रॉ करें, उसके बगैर आंसर नहीं दें हवा में भी। हवा में आंसर दोगे तो गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। समझ में आ रही बात। अगले क्वेश्चन पे चलें। इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज इन इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहा है, इट विल डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द लोन रिपेमेंट बाय गवर्नमेंट, इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी सस्ते दामों पे लोन मिल रहा है, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में? क्या आपका लोन रिपेमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का? क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा? आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई बोलता है कि सस्ते दामों पे लोन आजकल मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गई इकोनॉमी में, तो क्या आप ज्यादा लोन लोगे? और अगर ज्यादा लोन लोगे तो क्या आप एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करोगे? है ना। आम इंसान इंतजार करता है कि गाड़ी लेंगे लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हो तब, टीवी लेंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हो तब, फ्रिज लेना है तो इंटरेस्ट रेट कम मिल रहे हो तब। यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लोन रिपेमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, लोन रिपेमेंट तो करते रहना है। साथ में ही हाँ, ये बात अलग है कि सस्ते दामों से जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सेम रहेगा। ये जो नए लोन है उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो, हमने रोल ऑफ आरबीआई में कहा था कि नेशनलाइज होने का मतलब है कंप्लीट टेक ओवर बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट कंप्लीट टेक ओवर करती है, यानी गवर्नमेंट अब वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे शेयर्स खरीद लेती है, 51% से ज्यादा की मालिक हो जाती है, तो हम कहते हैं नेशनलाइज हो गया। अब याद करो कि आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद ही होगा ऑब्वियसली। अगर आप उस लॉजिक से भी लगाएंगे तो दो ऑप्शन हमारे के एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ही नहीं, तब तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ऑप्शंस हैं वो तो नहीं होंगे। 1934 35 ऑप्शन में नहीं है, तो 49 होगा, तो 51 होगा। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर इसका 49 है। 49 में गवर्नमेंट ने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया था। समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या है, ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ आपके जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उस पर भी मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर डैश डैश डेप्यूटी गवर्नर्स इन द आरबीआई। आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं? एक गवर्नर होता है, ये तो हमको मालूम है। कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं ये जानना जरूरी है। क्या 4 होते हैं, क्या 5 होते हैं, क्या 6 होते हैं, कि 7 होते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, डेप्यूटी गवर्नर्स 4 होते हैं आरबीआई में। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 4 नंबर ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? अब पहला गवर्नर, जब आपको पता है आरबीआई को 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था, उस वक्त पे सबसे पहला गवर्नर कौन था? ए ऑप्शन क्या है, सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ। बी ऑप्शन क्या है, सर मिकाइल आर्कल स्मिथ। तीसरा क्या है, सर ऑसबोम आर्कल बुश। एंड डी है जेम्स ब्रेड टायलर। दोस्तों यहां आपको याद रखने की जरूरत है, ये सीधे सीधे रटा मारने वाली बात है कि सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ वाज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर एवर। तो ये रटा मार लो, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन आरबीआई डज सम ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस इट विशेस टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करता है तो क्या रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है? अब मुझे बताओ कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और बाइंग का मतलब है जब मैं खरीद रहा हूं मार्केट से सिक्योरिटी तो मैं पैसा दे रहा हूं मार्केट में। तो यानी जितनी ज्यादा मैं सिक्योरिटी खरीदूंगा उतना ज्यादा पैसा मार्केट में पंप करूंगा मैं, जितना ज्यादा। और जब मैं खरीद रहा हूं सिक्योरिटी, जब मैं बेच रहा हूं सिक्योरिटी, तो मैं बेच रहा हूं तो लोगों से पैसा ले रहा हूं। तो जितनी ज्यादा मेरी बिकेंगी सिक्योरिटी उतना ज्यादा पैसा मार्केट से
वापस आ जाएगा, सक हो जाएगा। तो क्या कंट्रोल करती है? इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, बोरोइंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बोथ ए एंड बी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेगुलेट दोनों चीजों को करता है। जब भी मार्केट में मनी सप्लाई आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपकी मनी सप्लाई जब कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज्यादा होनी चाहिए। सही बात है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पर? बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो तो बी ही आएगा। सप्लाई ऑफ मनी से इन्फ्लेशन कम ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो तो सप्लाई ऑफ मनी पे डिपेंड करेगी। लेकिन जब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स हो, उस केस में सप्लाई ऑफ मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? मोर प्रिसाइज आंसर बी आएगा। ठीक है। बट इन्फ्लेशन को भी रेगुलेट किया जा सकता है, बट डायरेक्टली वो अगर रेगुलेट कर रहा होता है सप्लाई ऑफ मनी, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के बड़े सारे टूल्स हैं। सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विड रिस्क फैसिलिटी है। ये पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल? नंबर 1 इशूइंग ऑफ नोट्स, नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नंबर 3 डिस्काउंट रेट, नंबर 3 रेपो रेट। दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली देखेंगे तो अक्सर आपको देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज द रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट सेम। साल में 6 बार मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जनरली रेपो रेट को ही इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम यूज जिस मॉनेटरी पॉलिसी टूल का होता है वो रेपो रेट है। और रेपो रेट क्या है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये याद रखना जरूरी कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो क्या है? इट इज रेपो रेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर, बैंकिंग सेक्टर किस सेक्टर में आता है इसमें? ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर, डी नन ऑफ दीज। अब अगर जीडीपी का लेक्चर आपको याद हो तो मैंने कहा था किसी भी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर जिसको इंडस्ट्री भी कहते हैं, और टर्शियरी में आता है सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर वो है जिसमें आप किसी गुड को नहीं बेच रहे, आप अपनी सर्विस बेच रहे हो, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बार्बर, आपको कोई गुड नहीं बेच रहा, आपको हेयर कटिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है। मेसन यानी मिस्त्री, आपके घर में आके मकान बना रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा आपको। कारपेंटर आपको अपना स्किल बेच रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। डॉक्टर है, वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। अब आप मुझे बताओ बैंकिंग आपको प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस ऑफर करता है? सर्विस ऑफर करता है। तो बैंकिंग बेसिकली क्या है? सर्विस सेक्टर है। इट ऑफर्स यू द सर्विस ऑफ कीपिंग योर मनी सेफ इन इट। कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, सर्विस दे रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी आंसर आ जाएगा। यानी जो बैंकिंग सेक्टर है दैट इज अ सर्विस सेक्टर, वो सर्विस सेक्टर में आता है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, बी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, सी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, डी इश्यूएंस ऑफ कॉइन। अब रूल ऑफ आरबीआई में हमने पहले तीनों के तीनों पढ़े हुए हैं, लेकिन इश्यूएंस ऑफ कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉइन और 1 रुपये का नोट वो आरबीआई इश्यू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपये का नोट और कॉइन्स को इश्यू करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां? डी। यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी भी है आरबीआई, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, और इश्यूएंस ये आपका प्रिंटिंग ऑफ करेंसी भी है। लेकिन 1 रुपये का नोट और कॉइन आरबीआई इश्यू नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और अगर आपको 1 रुपये का नोट कहीं दिखता है तो उस पर देखिएगा, उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? डी। डी विल बी दी आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़े। व्हाट आर एनईएफटी एंड आरटीजीएस अबाउट? नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस आप हर रोज डे टू डे लाइफ में करते हो इस्तेमाल। अब आप ही मुझे बताओ कि नेफ्ट क्या है? क्या एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है फ्रॉम बैंक टू बैंक? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट है विद इन अ बैंक, या फिर वेरियस डिपॉजिट प्रोजेक्ट्स है? ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है फ्रॉम बैंक टू बैंक।
जब आपको किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो आप नेफ्ट या आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हो या फिर आईएमपीएस का इस्तेमाल भी करते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट इन आईएफएससी कोड? आप जानते हैं जब भी आपको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। जब भी आप नेफ्ट करते हो, आईएमपीएस करते हो, तो आपको डेस्टिनेशन बैंक का आईएफएससी कोड डालना जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी अपने बैंक अकाउंट का भी आईएफएससी कोड याद होगा और अगर आप गिनोगे तो आपको पता चलेगा कि आईएफएससी कोड 11 डिजिट्स का होता है। अगर आपको अपने जिस अकाउंट में आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस अकाउंट का आईएफएससी कोड अगर आपको याद हो, उस बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड अगर आपको याद हो, तो गिनोगे अगर अपनी उंगलियों पे तो आपको पता चलेगा कि हर आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है। तो उसको भी रट्टा मार लो कि आंसर इज 11 डी। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के दौरान पैसा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनमें से क्या करना चाहिए? अब अगर इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, यानी मार्केट में पैसा सप्लाई ज्यादा है, तो हम वो ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन से मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए। पहला ऑप्शन है इंक्रीज सीआरआर एंड डिक्रीज बैंक रेट। अब सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। अगर सीआरआर को बढ़ाओगे तो बैंक के पास पैसा देने को कम हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। एंड डिक्रीज बैंक रेट, अगर बैंक रेट डिक्रीज करोगे यानी लोन को, जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन सस्ते दामों पे मिल रहे हैं तो वो ज्यादा पैसा लेंगे तो ज्यादा आगे देंगे। तो ये तो ठीक था इंक्रीजिंग सीआरआर, लेकिन डिक्रीजिंग बैंक रेट अपोजिट है। वो इन्फ्लेशन में डिक्रीजिंग नहीं करना चाहिए, इंक्रीजिंग करना चाहिए। डिक्रीज सीआरआर एंड रिड्यूस बैंक रेट, अगर सीआरआर रिड्यूस करोगे यानी आप ज्यादा पैसा छोड़ रहे हो बैंक के पास लेने के लिए, तो रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ये सीआरआर को इंक्रीज करना है और बैंक रेट को इंक्रीज करना है, दोनों को इंक्रीज करना है। तो हम देखते हैं क्या आएगा ऑप्शन, इंक्रीज सीआरआर एंड इंक्रीजिंग बैंक रेट। ये ऑप्शन जो है इसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, और मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, लोग कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो चीजों की प्राइसेस डाउन आ जाएंगी। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंक्रीज सीआरआर एंड इंक्रीज बैंक रेट। जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब है कि महंगे दामों पे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आगे महंगे दामों पे देंगे। अगर महंगे दामों पे देंगे तो इसका मतलब है लोग कम लोन लेंगे, लोग कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इवेंचुअली लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, इवेंचुअली चीजों की प्राइस कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है किस तरीके से रिलेटेड है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन? Which of the following is also known as International Bank for Reconstruction and Development? इसको IBRD भी कहते हैं शॉर्ट में। IBRD आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुनेंगे। IBRD जो है वो किस बैंक को कहा जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों ये बात याद रख लो, IBRD दरअसल वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी आता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये भी रट्टा मार लो। हालांकि ये इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी से इफेक्टेड नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जो है वो IMF के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या नहीं है। नेक्स्ट, which of the following is also known as सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स? इनमें से किसको सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है? यानी एक तो आ गया बैंक्स के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है जिससे वो लोन लेते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक्स का भी एक सेंट्रल बैंक है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? दोस्तों ये हमेशा याद रखना, यहां पर आप कंफ्यूजन कर सकते हो, आपको लगेगा कि वर्ल्ड बैंक या IMF में से कोई है, लेकिन नहीं, दरअसल ये है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वो कहां बेस्ड है? वो बेसल स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, बेसल स्विट्जरलैंड में। और वहीं पर हर साल पूरे जितने भी आपके ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक, वो सब आते हैं और बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि हर किसी इकोनॉमी की वो हेल्थ अच्छी रहे, उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए 15-15 MCQ हर टॉपिक पे आए, ताकि दिन में आप कम से कम 30 से 40 MCQ प्रैक्टिस करें
और अगर आप महीने की बात करें तो पूरे के पूरे 1200 एमसीक्यूज आप महीने के एंड तक कर सकते हैं। तो 15 मिनट लगते हैं इन एमसीक्यू को देखने के लिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर डालिए ताकि हम देखें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वील सी यू बैक अगेन।